ये कहानी एक 12 साल की बच्ची की है जिस पर बहुत पावरफुल डीमन कब्जा कर लेता है और उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन फिर दो प्रीस्ट अपनी जान देकर उस बच्ची को डीमन से बचा लेते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम इराक के शहर हाट्रा के कदीम खंडरात की खुदाई होते हुए देखते हैं, जहां फादर मैरिन जो कि आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, उन्हें एक मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति शैतान पजूजू की थी। पुराने लोगों का मानना था कि पजूजू बहुत ताकतवर शैतान था जो कि तबाही और बर्बादी लेकर आता था, लेकिन साथ ही वो बाकी शैतानों का दुश्मन भी था और लोग खुद को बाकी शैतानों से महफूज रखने के लिए पजूजू शैतान से मदद लिया करते थे। खास तौर पर लमाश्टू नामी शैतान से बचने के लिए पजूजू का सहारा लिया जाता था, जो कि माओ से छोटे बच्चे छीनकर उन्हें खा जाया करता था, लेकिन पजूजू उसका दुश्मन था जो उसका मुकाबला कर सकता था। फादर मैरिन पजूजू की मूर्ति देखकर काफी घबरा गए थे। फिर अगले दिन वो दोबारा वापस खंडरात में जाकर पजूजू के बड़े स्टैचू को देखते हैं। अब अगले सीन में हम जॉर्ज टाउन में मैकनेल को देखते हैं, जो सिंगल पेरेंट थी और अपनी 12 साला बेटी रेगन के साथ किराए के बड़े से घर में रह रही थी। मैकनेल एक एक्ट्रेस थी जो आजकल अपने दोस्त डायरेक्टर बर्ग की मूवी में काम कर रही थी। मैकनेल की एक असिस्टेंट भी थी शेरन, जो उसी के घर में रहा करती थी। फिर हम फादर कैरिस को देखते हैं जो साइकेट्रिस्ट भी थे और प्रीस्ट की काउंसलिंग किया करते थे। फादर कैरिस अपनी बीमार माँ से मिलने न्यूयॉर्क उसके घर जाते हैं। फादर की माँ की टांग में तकलीफ थी। फादर चाहते थे कि वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाएं ताकि उसकी सही से देखभाल कर सकें, लेकिन उनकी माँ नहीं मानती। वो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर वहीं रुकने के बाद फादर कैरिस वापस चले जाते हैं। वापस आकर वो फादर टॉम से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं न्यूयॉर्क में अपनी माँ के पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। फादर टॉम कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी ट्रांसफर के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन फादर कैरिस कहते हैं कि नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मेरा अब इस पर फेथ नहीं रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को मैकनेल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रेगन उसके रूम में सो रही थी। वो रेगन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो रेगन बताती है कि उसका बेड बहुत ज्यादा हिल रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गई। अगले दिन मैकनेल रेगन को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ रेगन पहले डॉक्टर से गुस्से से बात करती है, फिर वो अजीब हरकतें करने लगती है। डॉक्टर मैकनेल को बताता है कि रेगन को नर्व प्रॉब्लम है, इसलिए उसका बिहेवियर वायलेंट होता जा रहा है और अगर वो बेहतर ना हो सकी तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है, इसलिए उसके लिए साइकेट्रिस्ट ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि फादर कैरिस की माँ की हालत और ज्यादा खराब होने पर उसका भाई जॉन उसे मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवा देता है, जहाँ उसकी टांग का इलाज भी हो सकेगा। फादर कैरिस अपनी माँ के पास जाते हैं तो वो उनसे नाराज होती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। फादर कैरिस अपने अंकल जॉन से कहता है कि उन्हें माँ को किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन जॉन कहता है कि उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैकनेल के घर में एक पार्टी है जहां बहुत से गेस्ट हैं। वहीं फादर डायर उन्हें बताते हैं कि चर्च के फादर कैरिस की मां की डेथ हो गई है। फादर डायर कैरिस के दोस्त भी थे। कुछ देर बाद रेगन अचानक वहां आ जाती है और एक गेस्ट से कहती है तुम इस घर में ऊपर मर जाओगे। मैकनेल रेगन को वहां से ले जाती है और उसे नहलाकर बेड पर लिटा देती है। रेगन उसे पूछती है कि मुझे क्या हुआ है, तो मैकनेल बताती है कि तुम्हें नर्व प्रॉब्लम है, लेकिन तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर मैकनेल रेगन के कमरे से बाहर आती है तो उसे रेगन के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो भागकर उसके कमरे में जाती है तो उसका बेड बुरी तरह हिल रहा था। अगले दिन मैकनेल रेगन को लेकर दोबारा हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को बेड हिलने का सारा वाकया बताती है, लेकिन डॉक्टर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि मसला तुम्हारी बेटी की ज़हनी बीमारी का है, बेड का नहीं। हॉस्पिटल में रेगन के बहुत से टेस्ट होते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट ठीक था। रेगन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास नर्स आती है और बताती है कि मैकनेल की कॉल आई है और उन्होंने डॉक्टर को अर्जेंट घर पर बुलाया है। दो डॉक्टर्स जैसे ही मैकनेल के घर पहुंचते हैं, शेरन उन्हें बताती है कि रेगन को शदीद दौरा पड़ा है और वो बहुत वायलेंट हो रही है। जब दोनों डॉक्टर रेगन के रूम में जाते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जैसे अपने ही कंट्रोल में नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे कोई उसे उठाकर बेड पर पटक रहा है। वो चीखे जा रही थी कि ये जल रहा है, प्लीज उसे रोको, ये मुझे मार देगा। और फिर रेगन की आवाज बदल जाती है। डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो डॉक्टर को भी मारती है। वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। डॉक्टर उसे नींद के इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। फिर डॉक्टर मैकनेल को बताते हैं कि रेगन स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो गई है, उसके मजीद टेस्ट करना होंगे। उसके बाद रेगन के और टेस्ट किए जाते हैं।
डॉक्टर मैकनल को बुलाकर बताता है कि अब की बार भी सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। डॉक्टर मैकनल को कहता है कि अब रेगन को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैकनल हॉस्पिटल आने से पहले शेरन को रेगन के पास छोड़कर आई थी। वो घर वापस जा रही होती है तो उसके घर के पास एम्बुलेंस, पुलिस और बहुत से लोग जमा हो रहे थे, लेकिन वो अपनी परेशानी में उन सब पर ध्यान नहीं देती और घर में चली जाती है। उसे घर में शेरन कहीं दिखाई नहीं देती। वो रेगन के रूम में जाती है तो वहाँ बहुत ठंड हो रही थी। रूम की खिड़की खुली हुई थी और रेगन सो रही थी। मैकनल खिड़की बंद करके बाहर आती है तो वहाँ शेरन भी आ चुकी थी। मैकनल उसे डांटती है कि तुम रेगन को घर में अकेला छोड़कर क्यों गई थी। शेरन कहती है कि आपकी ब्रूक से बात नहीं हुई क्या? मुझे रेगन की मेडिसिन लेने जाना था तो मैं ब्रूक को रेगन के पास छोड़ गई थी। उसी टाइम दरवाजे की घंटी बजती है। मैकनल दरवाजा खोलती है तो चक उसे बताता है कि ब्रूक उसके घर की खिड़की से बाहर सीढ़ियों पर गिर के मर गया है। मैकनल को कुछ शक होता है, लेकिन इससे पहले कि वो शेरन को कुछ बताती, रेगन उसी टाइम बिल्कुल उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसके मुंह से खून आ रहा था। अगले सीन में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रेगन को एग्जामिन कर रहा था। वो रेगन से मुख्तलिफ सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई और भी रहता है? तो रेगन कहती है कि हाँ, कभी कभी। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि वो चला जाए? रेगन कहती है कि हाँ, मुझे उससे डर लगता है। फिर डॉक्टर कहता है कि रेगन में जो रहता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें सामने आकर मुझसे बात करना होगी। उसी टाइम एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है और रेगन की आवाज और चेहरा बदल जाते हैं। वो साइकेट्रिस्ट पर हमला कर देती है। उसके बाद हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स इस बात पर गौर कर रहे थे कि मेडिकली रेगन बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। वो सब मैकनल से कहते हैं कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप रेगन को मेंटल असाइलम भेज दें या फिर रेगन के लिए किसी प्रीस्ट से हेल्प ले लें। मैकनल रेगन को लेकर घर वापस आ जाती है। उसी टाइम विलियम मैकनल के घर के बाहर आता है, जो ब्रूक के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिन सीढ़ियों पर ब्रूक गिर के मरा था, उसके ऊपर रेगन के रूम की खिड़की थी। विलियम मैकनल के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या ब्रूक उस रात रेगन के कमरे में था। मैकनल कहती है कि रेगन को कुछ याद नहीं, वो बीमार है और उस रात वो दवाइयों के असर की वजह से सो रही थी। मैकनल कहती है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो विलियम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रूक खिड़की से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। ऐसा लगता है कि उसे किसी ताकतवर इंसान ने पहले गर्दन तोड़कर मार दिया और फिर उसे आपकी बेटी की खिड़की से नीचे फेंक दिया, लेकिन कमरे में आपकी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। फिर वो पूछता है कि उस दिन घर में कोई और बाहर का आदमी आया था। तो मैकनल कहती है कि ये सब मेरे मुलाजिम कार्ल को पता होगा, क्या आप उससे पूछना चाहेंगे? लेकिन विलियम मना कर देता है और वहाँ से दोबारा आने का कहकर चला जाता है। उसके जाते ही मैकनल को रेगन के रूम से आवाजें आने लगती हैं। वो रूम में जाती है तो देखती है कि रेगन ने खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया है। जैसे ही मैकनल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, वो मैकनल पर हमला कर देती है। आवाजें सुनकर शेरन और मैकनल की मुलाजमा भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और रूम में रखी अलमारी खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो मैकनल पर गिर जाती, मैकनल तेजी से वहाँ से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। रेगन अपनी पूरी गर्दन मोड़ देती है और मैकनल को ब्रूक की आवाज में कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? अगले सीन में हम देखते हैं कि मैकनल फादर कैरिस से मिलती है। वो कहती है कि आप फादर डायर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या फादर डायर ने आपसे मेरी बेटी का जिक्र किया है? फादर कैरिस कहते हैं कि नहीं, फादर डायर ने उसे कुछ नहीं बताया। मैकनल फादर कैरिस को अपनी बेटी की कंडीशन बताकर हेल्प मांगती है, लेकिन फादर कैरिस कहते हैं कि अब एक्सोर्सिज्म नहीं होता। मैंने शायद ही कोई फादर देखा हो जो एक्सोर्सिज्म करता हो, लेकिन अगर ये बहुत जरूरी भी हो तो पहले चर्च से इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके लिए चर्च में पहले सबूत फराहम करना होता है कि वाकई उस शख्स पर किसी स्पिरिट का कब्जा है। मैकनल कहती है कि आप आकर पहले मेरी बेटी को देख लें। मैकनल फादर कैरिस को घर लेकर आती है। फादर कैरिस जब रेगन के रूम में जाते हैं तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसको बेड से रस्सियों से बांधा हुआ था। फादर कैरिस उससे बात करते हैं तो उसमें से डीमन की आवाज आती है, जो कहता है कि मेरी रस्सियां खोल दो, मैं रेगन नहीं हूँ। फादर कैरिस कहते हैं कि फिर तुम कौन हो? तो डीमन कहता है कि मैं एक शैतान हूँ। फादर कैरिस पूछते हैं तो फिर रेगन कहाँ है? डीमन कहता है कि वो अंदर है हमारे साथ।
फादर कैरेस कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे रेगन दिखाओ, मैं तुम्हारी एक रस्सी ढीली कर दूंगा। डीमन कहता है कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ है, क्या तुम उसे कोई पैगाम देना चाहोगे? फादर कैरेस वापस मैकनेल के पास आते हैं। उन्हें अब भी पूरी तरह यकीन नहीं था कि रेगन पोजेस्ड है। मैकनेल उन्हें कहती है कि अगर आप हूबहू रेगन की कॉपी भी लाकर मेरे सामने खड़े कर देंगे तो भी मैं बता दूंगी कि वो रेगन नहीं है, और मैं बता सकती हूँ कि जो ऊपर है वो मेरी बेटी नहीं है। फिर फादर कैरेस मैकनेल से पूछते हैं कि क्या रेगन जानती है कि मेरी माँ मर चुकी है, तो मैकनेल कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर फादर कैरेस वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फादर कैरेस दोबारा रेगन के पास आते हैं और उनके दरमियान होने वाली बातों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। फिर वो डीमन से पूछते हैं तुम्हें लैटिन आती है, तो डीमन लैटिन में बात करने लगता है। फिर फादर कैरेस पूछते हैं कि तुम्हारा कब तक रेगन की बॉडी में रहने का इरादा है, तो डीमन कहता है कि जब तक वो गल सड़ नहीं जाती। उसके बाद डीमन और भी बातें करता है जो बहुत अजीब जुबान में थी, जिन्हें फादर कैरेस समझ नहीं पाते। फादर कैरेस सारी रिकॉर्डिंग अपने एक और प्रीस्ट दोस्त को सुनाते हैं। वो बताता है कि ये रिवर्स इंग्लिश में बातें कर रहा है। फिर वो लोग रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके सुनते हैं तो डीमन कह रहा था कि मैं कोई नहीं हूँ, प्रीस्ट से डरो। वो डीमन उसी फादर मैरिन का नाम ले रहा था जिनको मूवी के स्टार्ट में हमने इराक में देखा था। उसी टाइम फादर कैरेस को शेरन कॉल करके बुलाती है। वो फादर को रेगन की शर्ट उठाकर दिखाती है, उसके पेट पर लिखा हुआ था हेल्प मी। अब फादर कैरेस चर्च जाकर एक्सोर्सिज्म के लिए अप्रूवल की रिक्वेस्ट करते हैं, तो चर्च के फादर कहते हैं कि तुम अकेले ये एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते, तुम्हें किसी एक्सपीरियंस प्रीस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। फिर चर्च के प्रीस्ट फादर कैरेस के साथ फादर मैरिन को रेगन के एक्सोर्सिज्म के लिए भेजने का फैसला करते हैं। फादर मैरिन बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट थे जो एक्सोर्सिज्म में एक्सपर्ट थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर मैरिन और फादर कैरेस मैकनेल के घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें रेगन की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। फादर मैरिन फादर कैरेस को समझाते हैं कि हमें डीमन झूठ बोलकर कंफ्यूज करेगा और वो सच और झूठ को आपस में मिलाकर बोलेगा, लेकिन याद रखना हमें उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना, वो हम पर साइकोलॉजिकल अटैक करेगा। फिर वो लोग रेगन के रूम में जाकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने लगते हैं तो रेगन बुरी तरह चिल्लाने लगती है। वो फादर कैरेस और अपनी माँ मैकनेल को बुरा भला कहने लगती है और जैसे जैसे फादर मैरिन होली वर्ड्स बोलते जाते हैं रेगन का बेड जोर जोर से उछलने लगता है और फिर वो बेड हवा में उठ जाता है, लेकिन वो दोनों एक्सोर्सिज्म जारी रखते हैं। रेगन का बेड दोबारा से अपनी जगह वापस आ जाता है। अब वो डीमन अपनी ताकत दिखाने लगता है। छत टूटने लगती है और दरवाजा भी टूट जाता है। सारा कमरा यूं हिलने लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। रेगन के हाथ की रस्सियां खुल जाती हैं और वो हवा में उड़ने लगती है। दोनों फादर बहुत मुश्किल से रेगन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करके उसे वापस बेड पर ले आते हैं। उसी दौरान फादर मैरिन को पजूजू शैतान का साया दिखाई देता है। फादर कैरेस दोबारा रेगन को बांधने के लिए उसके पास आते हैं तो वो कैरेस की माँ की आवाज में उनसे कहती है कि डीमी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डीमन फादर कैरेस को उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार बताकर उन्हें गिल्टी फील करवाना चाहता था। फादर कैरेस काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फादर मैरिन उन्हें बाहर भेजकर खुद ही एक्सोर्सिज्म दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। फादर कैरेस को बाहर बैठा देखकर मैकनेल उनसे पूछती है क्या मेरी बेटी मरने वाली है? तो फादर कैरेस वहाँ से उठकर वापस रेगन के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि फादर मैरिन हार्ट अटैक से मर चुके हैं और रेगन बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। फादर कैरेस से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो रेगन को नीचे गिराकर डीमन से कहते हैं कि वो रेगन को छोड़ दे और उसकी जगह फादर कैरेस को ले जाए। अचानक फादर कैरेस की आंखें बदल जाती हैं और फादर कैरेस रेगन की जान बचाकर अपनी जान डीमन को देने के लिए खिड़की से नीचे कूदकर मर जाते हैं। मैकनेल अंदर आती है तो रेगन डरी हुई बैठी थी। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसके कुछ दिन बाद ही मैकनेल रेगन को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।